D5 हिंदी चैनल में है आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बैंक के बारे में जो 7 सालों तक देश का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड रहा और मार्केट कैप में सबसे बड़ा बैंक। बिल्कुल सही। आज हम आपको बताएंगे HDFC की कहानी कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे बना इतना बड़ा बैंक। साल 2022 गुजरते गुजरते बैंकिंग जगत की सबसे बड़ी खबर आ ही चुकी है। HDFC ने 13 दिसंबर को बता दिया कि HDFC बैंक के साथ इसके विलय को स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। हालांकि RBI की ओर से पहले ही अप्रूवल तो मिल ही गया था। इस साल अप्रैल में पहली बार मर्ज की खबर आई। अब विलय की पूरी प्रक्रिया अगले साल पूरी हो जाएगी, यानी 2023 में। डील होने के बाद HDFC बैंक 100% पब्लिक शेयर होल्डर कंपनी बन जाएगी। यह देश के बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा मंजर है। मार्केट कैप के हिसाब से देश का सबसे बड़ा बैंक 2014 से 2021 तक लगातार देश का सबसे ज्यादा मूल्यवान ब्रांड रहा। ग्राहक संख्या के हिसाब से SBI सबसे बड़ा बैंक है। इस हफ्ते ब्रांड स्टोरी में आज हम आपको बताएंगे HDFC के बारे में कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। फरवरी 1994 की बात है। सुबह सुबह जब कुआलालंपुर में यानी मलेशिया में सिटी बैंक के दफ्तर में एक फ़ोन आया। सिटी बैंक के CEO आदित्य पुरी ने जब बात की तो दूसरी तरफ से HDFC लिमिटेड के दीपक पारेख ने कहा कि दोनों पुराने मित्र जब आपस में बात करने लगे तो उसी समय उनकी मुलाकात हुई और HDFC को जल्द ही बैंकिंग का लाइसेंस मिलने वाला है। ये दीपक ने जब बताया तो उन्होंने ये भी कहा कि आप दुनिया भर में घूमते ही हैं, अब भारत आप लौट आइए और आप इस बैंक को और अच्छे से खड़ा करें। उस समय आदित्य को 31 लाख रुपए सालाना सैलरी मिलती थी। इतनी सैलरी देना मुमकिन नहीं था, इसलिए स्टॉक देने की पेशकश हुई। आदित्य ने 24 घंटे का समय मांगा और अगले दिन हाँ करी। इस तरह आदित्य HDFC बैंक के संस्थापक CEO बन गए। थोड़ा पीछे जब हम बात करते हैं, HDFC के जरिए देश में होम लोन बांटने वाली कंपनी बैंकिंग में आने को 1987 में ही आतुर हो गई। हालांकि HDFC के संस्थापक हंसमुख भाई पारेख ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन उनके भतीजे दीपक ने बैंकिंग का तय कर ही लिया था। ये जानना और भी दिलचस्प हुआ जब हंसमुख भाई खुद ICICI के चेयरमैन रहे। 90 के दशक में मनमोहन सिंह ने उदारीकरण शुरू कर दिया। 1994 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग के विस्तार के लिए निजी बैंक शुरू करने की आगे भी मुखर लगा दी। कुल 110 आवेदन आए, इसमें कुल निजी लोगों ने भी आवेदन दिया और इस तरह से HDFC के सब्सिडी के रूप में HDFC बैंक की शुरुआत हो गई। दीपक पारेख शुरुआत में संशय में थे कि अगर बैंक अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगा तो इससे HDFC के सालों की साख पर असर पड़ेगा। इसके लिए किसी और नाम के पक्ष में भी वो थे। द बैंक ऑफ बॉम्बे, एवरेस्ट बैंक ऑफ इंडिया समेत दर्जन भर उनके माइंड में नाम आए, पर सहमति HDFC बैंक पर ही बनी। हालांकि 28 सालों में HDFC बैंक ने HDFC को पीछे कर दिया। HDFC की कारोबारी कमाई में उसकी बैंक के करीबी 26% की हिस्सेदारी से भारी भरकम कमाई हुई। अब दोनों के विलय के बाद नई इकाई के पास सम्मिलित रूप से 18 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां हैं। विलय के बाद HDFC बैंक का आकार ICICI बैंक के 2 गुने से ज़्यादा हो जाएगा। विलय पूरा होने के बाद शेयर धारकों का और भी फायदा है। HDFC बैंक में हाउसिंग डेवलपमेंट की 21% हिस्सेदारी है। इस डील के तहत HDFC लिमिटेड के शेयर होल्डर को ₹2 फेस वैल्यू वाले 25 शेयर के बदले बैंक के 42 शेयर मिल जाएंगे। कंपनी भी 100% पब्लिक शेयर होल्डिंग वाली कंपनी बन जाएगी। इस तरह से दो दोस्तों के बीच में शुरू हुई ये बैंक की एक
पार्टनरशिप आज किस मुकाम पर पहुंच गई है, ये बहुत ही हैरत अंगेज वाली बात है। मगर HDFC ने अपने 7 सालों तक का देश का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड जो रहा, और अब वो बन रहा है मार्केट में सबसे बड़ा बैंक। जानकारी अच्छी लगी तो D5 हिंदी को सब्सक्राइब करें। हम आपके पास इसी तरह से नई नई ब्रांड सक्सेस स्टोरीज लेकर आते रहेंगे।